अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज रेस्पिरेटरी सिस्टम से मुंसलिक 4 अमराज़ के बारे में आपसे तज़किरा करेंगे। COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पल्मोनरी डिसीज़, फेफड़े से जुड़ा हुआ ये मुज़मिन इंसदाद है। इसे COPD मर्ज़ इंसदाद मुज़मिन रैया, ये इसकी कैफियत मुज़मिन होती है, प्रोलॉन्ग वक्फे के लिए बना रहता है, इसलिए इसको मुज़मिन कहते हैं। रैया मीन्स फेफड़ा, फेफड़े का मुज़मिन इंसदाद, उसमें सुद्दा पैदा हो जाता है। मुज़मिन इंसदाद, मर्ज इंसदाद मुज़मिन रैया। COPD इज़ ए क्रोनिक मुज़मिन डिसीज़ है, प्रोग्रेसिव डिसीज़, बतदरीज बढ़ने वाला है, करेक्टराइज बाय परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन, हवा की आमद शुद्ध में कमी आ जाएगी, यूजली कॉज बाय हार्मफुल पार्टिकल्स सच एज स्मोकिंग, स्मोक वगैरह के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से ख़ास तौर से ये मर्ज़ पैदा होता है। यह एक मुज़मिन और बतदरीज बढ़ने वाली बीमारी है। मुज़मिन बतदरीज, मुज़मिन है और ग्रेजुअल बढ़ेगी, दर्जा बदर्जा बढ़ेगी बीमारी है, जिससे हवा के बहाव में मुस्तकिल रुकावट पैदा होती है। आरसी नहीं होती बल्कि मुस्तकिल रुकावट पैदा होती है। ये आप ख़ास इस पर ध्यान दें, तवज्जो दें कि ये जो है मुज़मिन है, बतदरीज बढ़ने वाली बीमारी है, हवा के बहाव में मुस्तकिल रुकावट पैदा होती है। ये 3 लफ्ज़ ख़ास हैं, मुज़मिन बीमारी है, बतदरीज बढ़ने वाली बीमारी है और हवा के बहाव में रुकावट डालती है, और चौथा ये रुकावट मुस्तकिल होती है। ये 4 इसके ख़ास करैक्टरिस्टिक्स हैं। आप मेहरबानी करके याद करें। पहला मुज़मिन, लंबे वक्फे तक कायम रहने वाला। दूसरा बतदरीज, यानी दर्जा बदर्जा ये बढ़ता ही चला जा रहा है। इस बीमारी में होता क्या है, हवा के बहाव में रुकावट पैदा होती है, हवा के बहाव में रुकावट पैदा होती है, और ये रुकावट आरसी नहीं होती बल्कि मुस्तकिल होती है, परमानेंट होती है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी को समझते हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवेज, जो हवाई नालियां हैं उनमें सूजन पैदा होगी, और सूजन पैदा होगी तो नैरोइंग होगी। जैसे आप देखिए कि इस तरीके से आपको ये गालबन अगर दिखाई पड़ रहा है तो ये नाली इस तरीके से, यह हवाई नाली एक जो है तमसील के लिए मैंने कागज़ को गोल करके ले लिया है। अब यहाँ पर पूरा जो है यहाँ पर मकाम है, यहाँ से हवा आ जा सकती है, लेकिन अगर इल्तिहाब हो जाएगा तो ये जो है इसका अंदरूनी मकाम जो है बहुत ही तंग हो जाएगा। अब इसमें हवा के आने जाने में काफ़ी दुश्वारी और दिक्कत पैदा होगी। तो यही है एयरवेज की इन्फ्लेमेशन और नैरोइंग। ये इन्फ्लेमेशन की वजह से नैरोइंग होती है। उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलाई वाल्व्स, जो आपके हवाई कैसा है, जो हवाई थैलियाँ जिनको आप एल्वियोलाई कहते हैं, जो अंगूर की दाने की तरह से आपको ब्रांकियोल से चिपके रहते हैं, वो आपको इसमें टूट फूट हो जाएगी, जिससे उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, म्यूकस का हाइपर बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होगा, और लास्ट ऑफ इलास्टिसिटी, ये जो है जब हवा आती है, जिस तरीके से गुब्बारे में अगर हवा भरे तो गुब्बारा एक्सपेंड कर जाएगा, और अगर गुब्बारे से हवा निकाल दे तो वो चिपक जाएगा। तो इसको कहते हैं इलास्टिसिटी। स्प्रिंग को आप खींचिए, छोड़ दीजिए तो पुनः फिर से अपने मकाम पर वापस आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं रिकॉइलिंग या इलास्टिसिटी जो है, ये एल्वियोलाई के अंदर पाई जाती है। लेकिन जब इनकी दीवारों में टूट फूट जाती है तो मुख्तलिफ एल्वियोलाई एक दूसरे से मिलकर के कोलैप्स कर जाते हैं। अब दे कैन नो मोर एक्सपैंड, अब उनके अंदर एक्सपैंड करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। इसीलिए अब न तो हवा अंदर आएगी, न अंदर हवा जो ट्रैप हो गई है वो बाहर भी नहीं जाएगी। हवाई नालियों की मुज़मिन सोजिश है, जिससे तंगी हो जाती है, एल्वियोलाई का नुकसान होता है, गैस के तबादले में कमी होती है, बलगम की ज़्यादती होती है, लचक या इलास्टिसिटी में कमी आती है। इसके सिम्टम्स क्या? क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ, ऐसा कफ जिसके साथ बलगम आएगा, खांसी आएगी। प्रोडक्टिव कफ मीन्स ऐसा कफ जिसके साथ तेज़ शिद्दत के साथ खांसी आएगी। प्रोग्रेसिव डिप्निया,
यानी ऑक्सीजन की कमी होगी। जब ऑक्सीजन की आमद शुद्ध बंद हो जाएगी हवा की, न अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका बाहर अखराज नहीं होगा और बाहर की फ्रेश ऑक्सीजन अंदर नहीं आएगी। क़िल्लत दम, इसी को हम कहते हैं डिप्निया। प्रोग्रेसिव ये बढ़ती जाएगी, सांस फूलेगी, सांस लेने में तंगी और दुश्वारी पेश आएगी और उसके गले से सीटी जैसी विजलिंग साउंड आएगी, सीटी जैसी आवाज़ आएगी और फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन, बार बार जो है इन्फेक्शन जो है पैदा होगा, बीमारी पैदा होगी। इसीलिए इसको मुज़मिन कहा गया। कॉम्प्लिकेशन क्या है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन कैसे पैदा होता है? जब एल्विलाई की तबाही हो जाती है और उसके बाद तबाही के साथ उसके शरियान और वरीद वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर हो जाता है, वो तंग हो जाती हैं। जब पल्मोनरी आर्टरी तंग हो जाएगी तो उसमें क्या होगा? जो राइट वेंट्रिकल से फेफड़े में ब्लड जा रहा था, खून को फराहमी दी जा रही थी सफाई के लिए, अब वो जो है उसमें जो है पल्मोनरी आर्टरी में दबाव बढ़ जाएगा। इसी को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अब इस दबाव की वजह से जो आपके राइट वेंट्रिकल, आप याद रखिए राइट वेंट्रिकल जो नीचे का हिस्सा है, वहाँ से सीधा जो है आपको फेफड़े में सफाई के लिए जा रहा था। अब ये लो प्रेशर पर जा रहा था, लेकिन हाइपरटेंशन की वजह से ये ऊपर जो है फेफड़े तक नहीं पहुँच पाएगा। जब नहीं पहुँच पाएगा तो वहीं पर जमा हो जाएगा और ये जब जमा हो जाएगा तो धीरे धीरे वेंट्रिकल की दीवार, जो राइट वेंट्रिकल है उसकी दीवार जो है मोटी होती जाएगी, थिक होती जाएगी, डायलेट होती जाएगी और एक वक्त आएगा कि फेल कर जाएगा। उसको हम कार्पल्मोनेल या दाएं दिल का बढ़ना कहते हैं। एक्चुअली दाएं दिल से मुराद दाहिना बतल, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी और कार्पल्मोनेल, इससे जो है सांस लेने में नाकामी होती है। ये यहाँ पर दिखाया गया, एयरवेज ब्लॉक कर गए, एल्वियोल का डिस्ट्रक्शन हो गया और फिर उसके बाद डिस्ट्रक्शन हो गया, गैस एक्सचेंज में कमी आ गई, डाउन एरो दिखा रहा है, हाइपॉक्सिया इसे कहते हैं। पहले एयरवेज का ब्लॉकेज हुआ क्योंकि सूजन हो गई और दूसरा जो है एल्वियोलाई का डिस्ट्रक्शन हुआ। ये दो ख़ास, इसीलिए ब्रांकाइटिस और एम्फाइसीमा हकीकत में COPD के दो ही मेजर कंपोनेंट हैं। किताबों में 4 मर्ज लिखे गए हैं, 4 मर्ज तो होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि COPD में इन्हीं दोनों का ख़ास रोल है, किरदार है। COPD इज़ द सम ऑफ क्रोनिक ब्रांकाइटिस एंड एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में एल्वियोलाई का डिस्ट्रक्शन होता है और क्रोनिक ब्रांकाइटिस में वर्म श्वेप, ब्रांकाई नालियों का वर्म की वजह से तंगी हो जाती है। अब इससे नेट रिज़ल्ट क्या होगा? हाइपॉक्सिया। ना ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर अखराज कर हो पाएगी, ना ऑक्सीजन फ्रेश आ पाएगी। इसको हम कहते हैं हाइपॉक्सिया। फिर उसके बाद हाइपॉक्सिया से अब पल्मोनरी आर्टरीज़ पर दबाव, कॉन्स्ट्रिक्ट, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। जो हमने कहा कि जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो पल्मोनरी आर्टरी विल कॉन्स्ट्रिक्ट। अब कॉन्स्ट्रिक्ट से क्या होगा कि जब एयर जो उसमें खून बहना है उसमें रेजिस्टेंस पैदा होगा, यानी खून के आगे बढ़ने में रुकावट पैदा होगी। ये जो राइट वेंट्रिकल से आपको सीधा फेफड़े में जा रहा था सफाई के लिए और वहाँ से होकर के पल्मोनरी वेन से आपको लेफ़्ट आर्किल में जाता और लेफ़्ट आर्किल से लेफ़्ट आपके वेंट्रिकल में जाता, लेकिन यहाँ फेफड़े में कि पल्मोनरी वेन में दबाव पैदा हो गया जिसे हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। अब राइट वेंट्रिकल से खून वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। अब इससे क्या होगा कि हाइपरटेंशन होगा, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, खून ज़्यादा वाफिर मकदार में जमा होगा जिससे जो है राइट वेंट्रिकल इनलार्ज हो जाएगा, जिसे राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी कहते हैं। और फिर आखिरकार क्या होगा कि जो है राइट वेंट्रिकल डायलेट्स फेल्स कार्पल्मोनेल, यानी इतना ये डायलेट होता है कि ब्लड रहते हुए भी वाफिर मकदार में वहाँ पर ब्लड है लेकिन फेफड़े तक
ये नहीं पहुंच पाएगा और फिर उसके बाद आगे का पूरा सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाएगा। तो इसको हम कार्बार्मोनेल का नाम देते हैं। आइए अब दूसरे की तरफ चलते हैं, वर्म श्वैब। यहाँ देखिए ये श्वैब, ये जो है आपका ट्रैकिया है, ये ब्रांकाई है और ब्रांकस है, और जब कई ब्रांकस मिल जाते हैं ब्रांकियोल कहते हैं, ब्रांकाई कहते हैं। और ब्रांकाई फर्दर जो है छोटे छोटे शाखाओं में डिवाइड हो जाते हैं जिनको हम ब्रांकियोल कहते हैं। और ब्रांकियोल के सिरे पर ये आपको ये अंगूर के दाना जिसे मैं कह रहा हूँ ये एल्वेलाई है। इस एल्वेलाई ये है। तो अब इन नालियों का चाहे ट्रैकिया हो या आपको ब्रांकस हो, ब्रांकियोल हो, इस सब में जो है सूजन पैदा हो जाती है। इसको हम वर्म श्वैब या ब्रांकाइटिस के नाम से जानते हैं। ये दो तरीके की होती है, हाद भी हो सकती है और मुज़मिन भी हो सकती है। अगर कलील मुद्दत के लिए है तो एक्यूट, और तवील मुद्दत के लिए है तो उसे हम क्रोनिक कहते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रांकाई लीडिंग टू द कफ एंड म्यूकस। जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो कफ और म्यूकस का अखराज जो है ज़्यादा होने लगेगा, खांसी आएगी। श्वैब हवा की सोजिश जिससे खांसी, बलगम और जलन पैदा होती है। एक्यूट टाइप होता है जो शॉर्ट टर्म होता है, मोस्टली वायरल होता है, मुज़मिन होता है, प्रोडक्टिव कब होता है। इसमें साल में 3 महीने लगातार खांसी आती है और 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर तक आती है। ये ख़ास इसकी अलामत है। सिम्टम्स परसिस्टेंट कफ होगा, थिक म्यूकॉइड होगा, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा, माइल्ड फीवर होगा, ये सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट आपको ब्रांकियल अस्थमा जिसे हम ज़ीक़ुन नफ्स के नाम से जानते हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी एयरवेज डिसऑर्डर काजिंग रिवर्सिबल एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ पर एयरवेज का आर्जी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, यानी दवा इलाज किया जाए तो ये ऑब्स्ट्रक्शन खुल सकता है। मुज़मिन सूजन है एयरवेज का जिससे हवा के आने जाने में रुकावट पैदा होती है, लेकिन ये रिवर्सिबल है। इसकी इलाज करने पर ये ठीक होने के इम्कान हो सकते हैं, जबकि COPD में इरिवर्सिबल था। याद रखिए COPD में इरिवर्सिबल था, यहाँ पर रिवर्सिबल है। अब इसमें ब्रांकोस्पाज पैदा होगा, म्यूकोसल एडिमा होगा, थिक म्यूकस होगा। सिम्टम्स क्या होगा? एपिसोडिक ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में बेचैनी होगी, सीटी की आवाज़ आएगी, नाइट टाइम कफ, रात में कफ होगा और सीना पूरा जो है जकड़ा हुआ महसूस होगा। डस्ट, पॉलन, कोल्ड वगैरह से जो गर्द आलूद फ़िज़ा है उसमें मरीज़ जब जाएगा तो और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए ज़ीक़ुन नफ्स के मरीज़ को मास्क लगाना ज़रूरी है और एहतियात करना ज़रूरी है। गर्द गुब्बार आलूद फ़िज़ा में चलने से, चहलकदमी करने से रोकना है और छोटी हल्की फुल्की एक्सरसाइज, इमोशन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है। अब चौथा है नफ़क़तुर रैया। नफ़क़ माने होता है हवा और रैया में फेफड़े में हवा के भर जाने को हम नफ़क़तुर रैया कहते हैं। परमानेंट इन्लार्जमेंट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्विलाई। जो चौथा आपको COPD में 2 ही चीज़ बताई गई थी, एक ब्रांकाइटिस बताया गया था और दूसरा इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा में ये जो है एल्विलाई, यहाँ पर देखिए साफ़ सुथरी एल्विलाई दिख रही है और यहाँ पर ये एल्विलाई काली हो गई है, जिसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई, इसकी वाल में डिस्ट्रक्शन हो गया है, जो दीवारें इसकी टूट गई हैं। जब दीवारें टूट गई हैं तो ये हवा अब ये एक्सपैंड करने की सलाहियत ख़त्म हो गई है, आपस में एक दूसरे से कोलैप्स होकर अभी थोड़ा थोड़ा दूर दिख रहे हैं, लेकिन कुछ वक्त ऐसा आएगा कि एकदम सब ये गठबंध होकर के एक थिक जो है आपको बनाएंगे। अब न तो इसमें हवा के आने की सलाहियत होगी बाहर से, और न जो हवा फंस गई वो ट्रैप हो गई, बाहर नहीं निकल पाएगी। तो परमानेंट इलाज ये परमानेंट होता है, इसीलिए COPD परमानेंट है, जबकि ज़ीक़ुन नफ्स जो है टेम्प्रोरी है, आर्जी होता है। परमानेंट इन्लार्जमेंट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्विलाई। अब इससे क्या होगा? रिड्यूस गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के तबादले में कमी हो जाएगी। एल्विलाई की मुस्तकिल तोसी, नफ़क़तुर रैया, मुस्तकिल तोसी और तबाही, जिससे ऑक्सीजन का तबादला कम हो जाता है। लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स,
लंग्स जो है हाइपर इन्फ्लेटेड होकर एयर ट्रैकिंग अंदर जो है एयर भर जाएगी। बैरल शेप्ड, ढोलक की तरह से, जो ड्रम होता है ढोलक का ड्रम बीट जो है आपने सुना होगा, तो सीना जो है ऐसे मरीज का बाहर की तरफ बैरल की तरफ निकला रहता है। डिस्डिप्निया, क़िल्लत दम, ऑक्सीजन की कमी होती है जिससे सांस लेने में तंगी या दुश्वारी पैदा होती है। इसका चेहरा पिंक हो जाता है। उसमें आपको साइनोसिस, जो आपको ब्रांकाइटिस है, उसमें नीलाहट, नीलगोयत होती है, जबकि इसमें पिंक होता है और इसके वज़न में कमी होती है। अब ये हाउ डज दिस रिलेटेड विद ये, तो अब अगला है इत्तिसाय रैया। इत्तिसा माने होता है फैलना, ये फैल जाता है। क्या चीज़ फैल जाता है? इरिवर्सिबल डायनेशन। ये भी इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल डायनेशन ऑफ ब्रांकाई ड्यू टू द क्रोनिक इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। ये ब्रांकाई जो है पूरा आपको ब्रांकाई और ब्रांकियोल ये सब जो है इरिवर्सिबल डायनेशन होगा। सिर्फ अस्थमा में रिवर्सिबल है, बकिया सब में इरिवर्सिबल हो रहा है। रिपीटेड इन्फेक्शन होगा, ट्यूबरकुलोसिस होगी, मीजल्स होंगे, इम्यूनोडिफिशियंसी होगी, सिलेरी डिस्फंक्शन होगा। और इसका जो है क्या कहते हैं, परसिस्टेंट का विथ फाउल स्मेलिंग स्पुटम, बलगम में इसके बदबू होगी। और उसके बाद बार बार बुखार आएगा, खून भी आ सकता है इसके बलगम में। क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, क्लबिंग इज़ द इलार्जमेंट ऑफ टिप्स ऑफ फिंगर। ये फिंगर है, फिंगर के जो आगे जो है आपको टिप्स ऑफ फिंगर है, वो जो है जिसे नेल्स कहते हैं, ये इनलार्ज हो जाएगा। enlargement of tips of the finger or toes and change in the angle where the nails emerge। यहाँ पर जो है तिरछा ये हो जाएगा, जिसे हम क्लबिंग ऑफ फिंगर के नाम से जानते हैं। ये देखिए आपको दिखाई गई है, ये enlarged है और इसका एंगल भी चेंज है जो है। तो ये दो ख़ास चीज़ें हैं, रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी, कोलैप्स ऑफ लंग सेगमेंट, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब ये कंपेरिजन आपको दिया है CBUPD में। परसिस्टेंस ऑफ सक्शन है, एयर फ्लो जो है रिवर्सिबल नहीं, ये इरिवर्सिबल है कम्प्लीटली। यहाँ पर ये सिर्फ रिवर्सिबल है अस्थमा में। देखिए यहाँ हरा लगा हुआ, बकिया सब इरिवर्सिबल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फ़ी अमानिल्लाह। इंशाअल्लाह आपसे फिर मज़ीद अगले वीडियो में मुलाकात होगी। फ़ी अमान।